प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों यदि आपको याद हो तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंडिपेंडेंट इवेंट से संबंधित कुछ जानकारी बताई थी और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बताए थे। तो आइए बच्चों उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है करते हैं। तो आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 9 बच्चों स्टार्ट कर रहा हूँ कि इवेंट ए एंड बी आर सच दैट, यानी घटना ए और बी कुछ इस प्रकार है कि पी ए, हमें क्या दिया गया बच्चों कि पी ए इक्वल टू 1/2 और पी बी है इक्वल टू 7/12, ठीक है। तथा पी ए नोट और पी बी नोट, यानी पी ए नोट को आप लिखते हो बार, एंड या और जब लग जाए बच्चों तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है। वो आपको कितना दिया गया है, सॉरी और वैसे लगा हुआ है, एंड नहीं है, ये और लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब होता है बच्चों आपका यूनियन, ठीक है। और ये हमें दिया गया है 1/4, ठीक है। इंग्लिश में ये और होता है और हिंदी में ये क्या होता है, या। यदि ये केस हो तो बच्चों याद रखना हमेशा बीच में क्या लगेगा, यूनियन। और यदि ऐसा हो, इंग्लिश में एंड हो और हिंदी में और हो, ऐसा हो, तब आप क्या लगाओगे, हमेशा इंटरसेक्शन। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना, और का मतलब इंग्लिश का और या हिंदी का और, ये दो अलग अलग बातें हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इस और को ये मानोगे, इस और को ये नहीं मानना है। इसका मतलब होता है या, यानी ए या बी, या और तथा ए और बी। ये कंसेप्ट बच्चों आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में पी ए बार यूनियन बी बार की वैल्यू दी गई है 1/4। क्वेश्चन में ये पूछा है कि देन आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र है या नहीं। तो बच्चों अब यदि याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि दो घटनाएं स्वतंत्र कब होती है, इंडिपेंडेंट कब होती है, जब ऐसा रिजल्ट बन जाए, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए एंड पी बी। उस कंडीशन में जो इवेंट होते हैं वो होते हैं बच्चों आपके इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखो मेरे पास पी ए है, पी बी भी है, लेकिन क्या मेरे पास पी ए इंटरसेक्शन बी है क्या इस क्वेश्चन में। तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि यहाँ पे पी ए ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो पता करूँगा यहाँ से। तो बच्चों एक रूल होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है डी मॉर्गन नियम। तो उसके थ्रू पी ए बार यूनियन बी बार को क्या लिखा जा सकता है, पी ए इंटरसेक्शन बी का होल बार लिखा जा सकता है। ये रूल याद होगा 11th क्लास में बच्चों, आपने डी मॉर्गन नियम में क्या पढ़ा था कि ए बार यूनियन बी बार को क्या लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। यानी जब अलग अलग बार हो और आप उनको एक साथ बार लगाते हो तो बीच का साइन चेंज कर देना है। इतना याद रह जाएगा ना कि जब अलग अलग बार हो और आपको एक साथ बार लगाना हो तो आपको बीच का साइन चेंज कर देना है। चेंज करने का मतलब इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दो और यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दो। तो यहाँ से और एक बच्चों आपने रूल ये भी पढ़ा है कि पी ए बार क्या होता है, 1 माइनस पी ए, कुछ ऐसा। तो इसी तरीके से क्या मैं पी ए इंटरसेक्शन बार को, बी के बार को 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है क्योंकि ये रूल है हमारा। तो इसे इधर ले और उसे इधर ले जाओ, तो यहाँ से बच्चों पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा मेरे पास 1 माइनस 1/4। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3/4। यानी मेरे पास यहाँ पर P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आया, 3/4 आ गया। लेकिन मुझे ये पता करने के साथ साथ मुझे ये बताना है क्या इंडिपेंडेंट है, तो पी ए डॉट पी बी और निकाल लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर बच्चों पी ए डॉट पी बी निकालूंगा तो रूल के अकॉर्डिंग देखो पी ए कितना है, 1/2, पी बी है 7/12, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 7/24। दोनों का मल्टीप्लाई बच्चों कितना आ गया, 7/24। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपका PA डॉट PB के इक्वल नहीं है।
केस क्वेश्चन बच्चों आपका पी ए डॉट पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ रहे हैं, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि यहाँ पे इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी जो इवेंट ए और बी है वो आपके स्वतंत्र नहीं है। तो बस देखिए बच्चों, बात दिमाग में बैठी है नहीं बैठी? तो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपके फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं। मैं बार बार से ये कह रहा हूँ कि फॉर्मूले याद रखो। फॉर्मूला क्या है कि नंबर 1, इंडिपेंडेंट इवेंट जब भी प्रूव करना हो तो आप लिखोगे पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट ए पी बी। रूल नंबर 1, डी मॉर्गन नियम ये कहता है कि सीधा सिंपल याद रख लो कि जब अलग अलग बार हो आपको एक साथ बार करना है, अलग अलग बार हो तो आपको एक साथ बार करना है, लेकिन बीच का साइन चेंज करना है। साइन यानी प्लस माइनस नहीं करना बच्चों, आपको इंटरसेक्शन और यूनियन को आपस में बदल देना है। इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दो और यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दो, और फिर लास्ट केस जो हमने यहाँ पे सोल्व किया। क्लियर है? क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया होगा। तो बच्चों आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 10। तो बस याद रखना कि लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। जो आपकी लैंग्वेज है क्वेश्चन की उसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। तो लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ए फेयर कॉइन एंड एन एन बेस्ड डाई आर टोस्ट। यानी मैंने क्या किया इस क्वेश्चन को के लिए, आपके पास एक तो कॉइन है, एक है अनबेस्ड डाई। अब फेयर कॉइन और अनबेस्ड, सॉरी फेयर लिख दिया गया, फेयर कॉइन और बच्चों अनबेस्ड डाई का मतलब क्या है? सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए। कई बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन राइज होगा सर अनबेस्ड लिखा हुआ है, या हिंदी में जो आपको अनभिन्नत लिखा हुआ मिल जाएगा, अनभिन्नत। इसका बच्चों बेसिकली मीनिंग ये है कि यहाँ पे सभी की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। क्योंकि देखो फेयर कॉइन का मतलब जब आप कॉइन उछालते हो तो प्रोबेबिलिटी होती है हेड और टेल की। डाई को थ्रो करोगे, पासे को फेंकोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है 6 की। तो यदि इन सभी की प्रोबेबिलिटी हेड और टेल की इक्वल रहे तो उसका मतलब है वो फेयर कॉइन है, या जिसे आप न्याय सिक्का बोल सकते हो। यदि मान लो सिक्के में बच्चों कोई सिक्के में थोड़ी सी ऐसी खराबी कर दी जाए, कोई ऐसा चेंज कर दिया जाए जिसमें हेड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए या टेल की ज़्यादा हो जाए, तब क्या दोनों की इक्वलिटी होल्ड करती है वहाँ पे? तो यदि इक्वलिटी होल्ड ना करे, वहाँ पे कंडीशन में एक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो एक की प्रोबेबिलिटी कम हो, तो वो फेयर कॉइन नहीं बोला जाएगा। फेयर कॉइन का सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल। सेम यही प्रोसेस यहाँ होती है। अनभिन्नत या अनबेस्ड का मतलब यही हो गया कि 1 2 3 4 5 6 सभी के चांस इक्वल ही रहेंगे। यदि कुछ ऐसा कर दिया जाए उस डाइस के अंदर कि मान लो जो बार बार में 6 ही 6 आ रहा हो, तो फिर अनबेस्ड का मतलब बेस फिक्स नहीं होना चाहिए। तो क्या सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी? फिर तो जो चेंज किया है कि जिसको ये पता है 20 ये नंबर आ रहा है वो खेल में जीत जाएगा। तो बस ये चेंज नहीं होना चाहिए, यानी सभी की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो बस ये इसका बेसिकली मीनिंग है, और ज़्यादा कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आगे क्वेश्चन आपके आएंगे जहाँ पे डाई अनबेस्ड होगा या कोई ना कोई दिक्कत वाला होगा। ठीक है, तो लेकिन सोल्व करते हैं। ये तो है कि एन बेस्ड डाई आर टोस्ट। तो बच्चों आप सभी जानते हो जो हेड है और जो कॉइन है और जो डाई है, हेड कॉइन को टॉस करने पर टोटल केस कितने बनते हैं? 2। एक बनता है आपका हेड और एक बनता है आपका टेल। और डाई को थ्रो करने पर टोटल केस कितने बनते हैं? 6। और जब आप दोनों को कंबाइंड कर दोगे तो पी एंड सी के फॉर्मूले से तो जो टोटल केस हैं, टोटल केस कितने हो जाएंगे? 2 × 6 = 12। बात समझ आ गई? टोटल केस बच्चों कितने हो जाएंगे? 12। तो केस बनाते हैं सबसे पहले। एस क्या है आपका? एस यहाँ पर है, देखो एच, यहाँ से एच यदि मैं ले लूँ, कॉइन से 2 केस कौन कौन से होते हैं? हेड और टेल। इससे डाई से 1 2 3 4 5 6 कुछ कितने केस हैं? तो हेड को सभी के साथ लोगे तो आएगा H1 H2 H3 H
H4, H5 एंड H6। और सेम प्रोसेस है बच्चों, आप जब टेल को सभी के साथ लोगे तो क्या आएगा, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आगे इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। आगे बच्चों ये लिखा हुआ है लेट, यानी माना ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कॉइन। आपको सिर्फ ये दिया गया है कि ए घटना जो है वो मैंने क्या मानी है कि सिक्के पर हेड आया, लेकिन ये बता सकते हो कि कौन से सिक्के पर हेड, कंडीशन तो यही है। तो सिर्फ वो केस उठा लीजिए जहाँ पे आपको कॉइन के ऊपर हेड दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन सी है, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। बच्चों ध्यान से देखो तो इन सभी केस में आपको कॉइन के ऊपर हेड दिखाई दे रहा है या नहीं दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो बस आपको वर्डिंग लेके चलना है, बाकी कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड बी द इवेंट 3 ऑन डाई। बी का मतलब है डाई के ऊपर कितना हो, 3। लेकिन हमें ये बोला गया है क्या कि हेड और टेल के साथ, तो नहीं, हमें सिर्फ 3 को देखना है। तो एक तो 3 मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, साथ में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन फोकस 3 पे अपना। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, T3। और बच्चों फिर बारी आती है ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो क्या आ जाएगा, H3। क्लियर हुआ भाई। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, दिए गए क्वेश्चन में टोटल सैंपल स्पेस है वो बनाओ, उसके बाद इवेंट ए से रिलेटेड और इवेंट बी से रिलेटेड जानकारी लिख लो। तो ए के अंदर बच्चों टोटल 6 केस हैं, इसके अंदर टोटल 2 केस है और इसके अंदर कितना केस है, केवल 1। तो सबसे पहले प्रायिकता निकालो पी ए की, क्या आएगा, 6/12 यानी 1/2। पी बी की निकालो 2/12 यानी 1/6। और पी ए इंटरसेक्शन बी की निकालो 1 और ये 12। क्लियर होगी। लेकिन हमें ये बताना है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, यानी एक घटना का दूसरी पर कोई इफेक्ट है या नहीं। तो जो बच्चों फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग चलिए कि आप निकालो पी ए डॉट पी बी। पी ए कितना है, 1/2 और पी बी है 1/6, तो टोटल हो गया 1/12। तो यहाँ से देखो दोनों रिजल्ट इक्वल है या नहीं है, कि पी ए डॉट पी बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ये हो गया बच्चों, देख लिख सकते हो आराम से क्वेश्चन। कोई डाउट है तो सबसे पहला काम बच्चों यही रहेगा आपका कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले ध्यान से पढ़िए, वो क्या कह रहा है, क्या क्या केस हो रहे हैं, इसके क्या क्या कंडीशन है वो बना लो। उसके बाद उसने जो लैंग्वेज बोली है ए के लिए वो कंडीशन बनाओ, बी के लिए जो लैंग्वेज है वो कंडीशन बनाओ। यदि आप ये 3 कंडीशन बना लेते हो तो मान के चलिए क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 11। ठीक है, सेम बच्चों इससे मिलता जुलता ही है, सिर्फ आपको कंडीशन बनानी समझ आनी चाहिए। यदि आपको कंडीशन बनानी समझ आ जाती है तो आप ये मानकर चलो कि आपको इस चैप्टर में फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो 11 नंबर जो एग्जांपल इसकी लैंग्वेज पढ़ता हूँ। सबसे पहले देखो, ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, यानी बच्चों हमारे पास एक डाई है, यानी एक पासा है 1 2 3 4 5 6, जिसमें मैंने क्या किया 1 2 3 इन कलर तीनों पे मैंने क्या कर दिया, रेड कलर कर दिया, लाल रंग से इनको अलग सा कोई साइन कर दिया। ठीक है, एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टोस्ट, और 4 5 6 को कौन से कलर से कर दिया, ग्रीन। बस समझ आ गई ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यानी बच्चों हमारे पास जो डाइस है, जो पस है, उसके ऊपर जो 1 2 3 है उनको तो मैंने रेड कलर से कर दिया डार्क, और जो 4 5 6 है उनको मैंने कौन से कलर से कर दिया, ग्रीन कलर से।
ठीक है। अब इसको मैंने टॉस किया, तो टॉस करने पर तो बच्चों फिक्स है, एक डाइस को आप थ्रो करोगे तो टोटल केस कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो, लेट ए बी द इवेंट, नंबर इज इवन। ए कौन सा इवेंट है? ए का मतलब है नंबर इज इवन। इवन का मतलब बच्चों कौन सी संख्या होती है? सम संख्या। इवन का मतलब कौन सी संख्या होती है? सम संख्या। तो ए के अंदर बच्चों हमें वो सारी संख्या लेनी है जो इवन है। तो अब आप देखो सम संख्याएं कौन कौन सी आ रही हैं? 2, 4, 6, यही आ रही है, नहीं आ रही है? अब आपको ये मतलब नहीं भाई कि ग्रीन है या रेड है, ये आपका सिर्फ मतलब इतना ही है कि जो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर यानी सम संख्या होनी चाहिए, हो चाहे कुछ भी, ठीक है। बी क्या कह रहे हैं? बी कह रहा है कि नंबर इज रेड। नंबर इज रेड यानी जो भी नंबर है वो लाल होना चाहिए। तो रेड कलर के कौन से हैं? देखो ध्यान से, तो वो है 1, 2, 3। इसके अंदर भी टोटल कितने केस आ गए? 3 केस आ गए ना। और ए इंटरसेक्शन बी होता है बच्चों ए और बी में कॉमन। तो ए और बी में बच्चों हमारे पास कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2। तो बताइए कंडीशन समझ आई या नहीं? कोई डाउट है? रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, सिर्फ ये क्या है, ए का मतलब है इवन नंबर यानी सम संख्या। तो आप सब जानते हो इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6। बी कह रहा है रेड कलर वाला नंबर। रेड कलर वाले नंबर कौन कौन से है? 1, 2 एंड 3। ए इंटरसेक्शन भी आ गया 2, तो सभी की प्रायिकता निकालो। पी ई 3/6 इक्वल 1/2। पी बी 3/6 इक्वल टू 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/6। तो अब आप ये देखो, क्या पी ए डॉट पी बी यानी 1/2 डॉट 1/2 बच्चों कितना होगा? 1/4। कितना होगा? 1/4। तो क्या ये इसके इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहा। इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ पे ए और बी स्वतंत्र नहीं है यानी इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में बच्चों कोई डाउट है क्या? अब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 12 है बच्चों वो आप अपने आप करोगे। एग्जाम्पल नंबर जो 13 है वो मैं बता रहा हूँ। बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार और कंफ्यूज भी करता है। तो देखिए, सबसे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 13 है उसके हम टोटल कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि इवेंट ए एंड बी आर सच दैट, यानी ए और बी जो दो घटनाएं हैं वो बच्चों कुछ इस प्रकार हैं कि पी ए इक्वल 1/2। पी ए कितनी है हमारे पास है? 1/2। एक रिजल्ट दे दिया। पी ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी बटा इक्वल है 3/5 और पी बी इक्वल कितनी है? आर। तो आपको क्या करना है? आर बताना है। कब? पहला केस ये दिया है, इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव। इसका मतलब हो गया, हिंदी में हम इसको लिखते हैं परस्पर अपवर्जी। परस्पर बच्चों अपवर्जी का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। याद रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी इसे आप जिसे डिसजॉइंट कह सकते हो या परस्पर अपवर्जी कह सकते हो। तो इसकी जो बच्चों प्रायिकता होती है वो होगी 0। पहला केस। सेकंड केस आपको क्या दिया गया है? सेकंड केस है बच्चों हमारे पास इवेंट आर इंडिपेंडेंट। इवेंट आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हो गया कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा वो बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा? पी ए डॉट पी बी के। ये रूल होते हैं।
तो इन्हें लेकर ये सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालते हैं। तो नंबर 1 आप फॉर्मूला याद कीजिए बच्चों, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, कुछ ऐसा ही होता है या नहीं होता? ये फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यू रख दो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ये 3/5, ये 1/2 प्लस आर, और ये क्या है आपका 0 लिखा हुआ है ना। तो 0 का कोई महत्व ही नहीं है, 3/2 को उधर ले जाओ तो r इक्वल आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2। 10 एलसीएम ले लो तो बच्चों 6 माइनस 5, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10। देखो कितना ईजी आया। ईजी बच्चों तब हुआ जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पता होना चाहिए या परस्पर अपवर्जी का मतलब पता होना चाहिए। वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, और ऐसा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी 0। ठीक है। सेकंड केस बच्चों इसमें क्या बन सकता है? सेकंड केस जो हमें दिया गया है कि P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B जो बच्चों हमारे पास होता है, तो वो रिजल्ट ये बनेगा P ऑफ A यूनियन B PA प्लस PB, ये क्या हो जाएगा P ऑफ A एंड P ऑफ B। क्योंकि रूल क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, यदि दो बच्चों इवेंट इंडिपेंडेंट हो उस कंडीशन में पी ए इंटरसेक्शन भी आपका इक्वल होगा पी ए डॉट पी बी के। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, ये 3/5, ये 1/2 प्लस आर माइनस 1/2 आर, इसे उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2 आर माइनस r/2। अब बच्चों देखो इसे मैं कंप्लीट माइनस नहीं करूँगा क्योंकि ये देखो यहीं पे किया हुआ है, तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई करूँगा यहाँ पे 1/10, और r से r/2 माइनस होगा तो r/2, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1/10। सोल्व करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/5। तो देखिए बच्चों आराम से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? सिर्फ याद रखना क्या है कि इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी को मैं बच्चों डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, पी ए डॉट पी बी। इसके बाद सबसे पहला काम जो जो वैल्यू दी गई है उन सबको रख दो, फिर जो एक जैसी है यानी जो ओनली नंबर है उनको एक साइड करो, जो वेरिएबल है उनको एक साइड करो, सॉल्व कीजिए, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं, फिर बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।